हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे आज का टॉपिक हमने दिया हुआ था। आज का टॉपिक हमने कल दे दिया था आप ही लोगों के सजेशन पर। तो ये टॉपिक था, कौन सा टॉपिक? स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है। तो चलिए भाई, बिना किसी देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सब कुछ बढ़िया है तो एक बार जल्दी से फटाफट से आप सभी स्टूडेंट फटाफट से वीडियो को शेयर करेंगे। जल्दी से जोरदार तरीके से वीडियो को शेयर करना है। हाँ, चलिए। हाँ, आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम की लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, साथ ही साथ में मैसेज कमेंट सेक्शन में कर देंगे। और आप लोग सर्च बार पर वनडे एग्जाम टारगेट डालिए। बाय मुनमुन करके वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है। और साथ ही साथ में मुनमुन ब्लॉग्स पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। हम्म, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चले। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप लोग लेकिन जोरदार तरीके से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, और आप लोगों की उपस्थिति बिल्कुल कम रहती है, बिल्कुल भी कम। तो एक तरीके से एनर्जी और मोटिवेशन ना आप लोगों का तो गया ही है, मेरा भी लेके जा रहे हैं आप लोग। ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम लोग इसे डिटेल में कवर करेंगे। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, सब कुछ बढ़िया है तो फटाफट से आप लोग रिप्लाई करिए। क्वेश्चन ये है, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? 20 जुलाई 1905 है, 7 अगस्त है, 16 अक्टूबर, 7 नवंबर। कौन सा विकल्प आपका सही होगा? चलिए, और जितने भी क्वेश्चंस पूछते जाए ना, सब आप लोग साथ साथ में रिप्लाई करते रहिएगा। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? इसका सही जवाब हो जाता है कौन सा? इसका सही जवाब विकल्प बी से होता है 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905 इसका सही जवाब होता है। बंग भंग का जो आदेश था 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने दिया। कब दिया था? 19 जुलाई, यहां पर देखिए, 19 जुलाई 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने दिया। किसने? कर्जन ने। फिर उसके बाद से 7 अगस्त 1905 को बंग भंग विरोधी आंदोलन प्रारंभ किया गया। फिर 16 अक्टूबर की बात करते हैं। 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन का आदेश लागू हो गया, जिसके चलते ही इस दिन सारे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। आपको मैंने बताया भी है। ठीक है। 16 अक्टूबर को पूछा जाए अगर बंगाल में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, शोक दिवस के रूप में। क्यों? क्योंकि 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन का आदेश लागू हो गया था। ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है। आप देखिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है। चलिए रिप्लाई करिए फटाफट से, और सभी स्टूडेंट एक बार वीडियो को शेयर करेंगे, जोरदार तरीके से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेंगे। भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 जानी जाती किस लिए? भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 जानी जाती किस लिए? विकल्प यहां पर आपका कौन सा सही होगा? यहां पर विकल्प आपका डी सी होता, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए। हाँ, बिल्कुल सही। विकल्प यहाँ पर आपका डी सी हो जाता है, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए जानी जाती है। गांधी जी ने 12 मार्च, कब? 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था।
इन्होंने 78 अनुयायियों के साथ ये शुरू किया और दांडी में समुद्र के किनारे ये पहुंच करके कब पहुंचते हैं? 6 अप्रैल 1930 को नमक बना करके इन्होंने, ये जो अंग्रेजों ने नमक कानून बनाया था उसको तोड़ा था, उसकी अवज्ञा की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? ये क्वेश्चन हमने पूछा भी था आपसे, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? मेनली यहाँ पर आपका देखिए विकल्प आपका सही होता है मुठभेड़ में गोलियों से, जबकि उन्होंने खुद को गोली मारी थी। विकल्प आपका सही होता है। और ये आपके यहाँ प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क, ठीक है, तो इन्होंने स्वयं को गोली मारी थी। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी किसने? खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने, सुभाष चंद्र बोस, सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर। बहुत सारे इसमें से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हम आपको पढ़ा ही चुके हैं, अलग अलग से क्लास जब होती रही है। आगे देखिए, खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? विकल्प सी की तरफ बढ़ेंगे, सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर की थी। कब हुई थी स्थापना? विकल्प आपको मैंने दिया 1920, 30, 24, 26। खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? चलिए, यहां पर इसका उत्तर सही होता 1923 में हुई थी। और आपको बताना है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? खिलाफत स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विकल्प आपको हम देते हैं। विकल्प में सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी। चलिए जल्दी से बताइए, फटाफट से आपकी रिप्लाई आ जानी चाहिए, आपकी रिप्लाई आती रहनी चाहिए। जो भी क्वेश्चन जितने भी पूछे आप लोग फटाफट से रिप्लाई करते रहिए। बिल्कुल सही है, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है। हमने जो दिया था विकल्प उसमें से सी.आर. दास सही होता है। खिलाफत स्वराज जो पार्टी है इसकी स्थापना 1923 को हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष थे सी.आर. दास। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। क्वेश्चन है, कथन है नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिक व्यक्त किया था किसने? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिक, इसका विकल्प सही हो जाता है। विकल्प हमारा बी से होता, मौलाना आजाद ने कहा था। विकल्प आपका बी से होता, मौलाना आजाद ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाएं, राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाएं हैं, इनका कालानुसार क्रम कौन सा होगा? चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च है। देखिए इसको क्रम से लगाना है आपको, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च है। क्या हुआ, आवाज वगैरह सही है ना? ठीक है, यहां पर हमारा विकल्प सही होता है एक होगा, 2 होगा, 4 होगा और 3 होगा। ठीक है, तो यहां पर 1, 2, 4 और 3, यहां पर विकल्प आपका सही हो जाता है ए। देखिए चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा हुआ था कब? 1917 में। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। दांडी मार्च कब हुआ था? दांडी मार्च हुआ था 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। अब क्रम अगर आप लगाएंगे तो यही होगा ना, 1, 2, 4 और 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई? 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई? 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई? तिलक और एनी बेसेंट, तिलक और अरविंद घोष, तिलक और लाला लाजपत राय, तिलक और बिपिन चंद्रपाल हैं। यहां पर कौन सा विकल्प सही होगा? ठीक है, तिलक और एनी बेसेंट, विकल्प आपका यहां पर सही हो जाता है। विकल्प है तिलक और एनी बेसेंट।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का मतलब क्या है? गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है? गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का मतलब। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाँ विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है, सत्य की प्राप्ति का एक रास्ता। विकल्प यहां पर आपका ऐसे होता है, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का मतलब होता है, ये गांधी जी आंदोलन के दो अस्त्र मानते थे ना, ये पहला सत्य और दूसरा अहिंसा। तो सत्य को साध्य मानते थे और अहिंसा को इसका साधन। तो अहिंसा सत्य की प्राप्ति का एक मार्ग था। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? अगला क्वेश्चन है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? डूरंड योजना, मार्ले मिंटो सुधार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा। 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की जो योजना थी किस नाम से जानी जाती है? यहां पर हमारा विकल्प सही हो जाता है, माउंटबेटन योजना। ठीक है, माउंटबेटन योजना, ये आप जानिए माउंटबेटन 24 मार्च 1947 को गवर्नर जनरल बन करके भारत आया था 1947 में। ठीक है, इसने फिर 3 जून 1947 को विभाजन की योजना दी थी, जिसके द्वारा 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ। हाँ, मतलब एक तरीके से बंटवारा होने के बाद 15 को भारत और 14 को पाकिस्तान। 15 अगस्त 1947 और 14 अगस्त 1947 को ये पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित को सही तिथिवार क्रम में नीचे दिए गए कोड में से चुनिए। निम्नलिखित को सही तिथिवार क्रम में नीचे दिए गए कोड में से चुनिए। ये कौन सा एक्ट है? रॉलेट एक्ट है। ठीक है, रॉलेट एक्ट, साइमन कमीशन, होम रूल आंदोलन, गांधी इरविन समझौता। यहाँ पर आप देखिए ये क्रमवार कोड चुनना है। हाँ, क्रम से कब हुआ था? तो चलिए आप यहाँ पर देख लीजिए विकल्प आपका कौन सा सही होगा, ध्यान से देखिए। आगे देखिए, फटाफट से आप लोग रिप्लाई करते रहिए। क्यों आज किसी का मन नहीं है क्या क्लास करने का? सब भागे कहाँ जा रहे हो भाई? विकल्प यहां पर आपका डी सी हो जाता है, डी है। ठीक है, CABD। अगर रॉलेट एक्ट की बात करते हैं तो रॉलेट एक्ट 1919 में, लिखा भी नहीं रहा है यहाँ, वहां नहीं लिखा रहा है। साइमन कमीशन 1928 में। होम रूल आंदोलन 1908 से लेकर के 1916 तक चला था। फाइनली इसको हम 1916 मान सकते हैं। गांधी इरविन समझौता ये हुआ था 25 जनवरी 1931 में संपन्न हुआ। तो इस तरीके से आप CABD की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मार डाला? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मार डाला? पृथ्वी सिंह आजाद, सरदार किशन सिंह, उधम सिंह, सोहन सिंह। कौन सा सही होगा? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, आगे विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है C, उधम सिंह। विकल्प आपका C सही होता है, उधम सिंह है। नेक्स्ट है, देखिए 1919 में पंजाब में अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग में आयोजित हो रही थी सभा, उसमें गोली चलाने का आदेश दिया था जनरल डायर ने। तो इनको क्रांतिकारी थे उधम सिंह, इन्होंने गोली मार दी थी, वो भी यहाँ पर नहीं, लंदन जाकर के गोली मारी थी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आप लोग फटाफट से रिप्लाई करते रहिए, आप लोगों की रिप्लाई उतनी अच्छे से आ नहीं रही है। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसका विकल्प आपका कौन सा सही होगा? जगजीवन राम थे, घनश्याम विरड़ा, VR अम्बेडकर, अमृतलाल ठक्कर। क्या सही होगा? विकल्प आपका B सही हो जाता है, घनश्याम दास बिरला थे। विकल्प B सही होता है। ठीक है, 1932 में पूना समझौता किसके बीच हुआ था? पहली बात तो ये बताइए, पूना समझौता हुआ किसके बीच था?
1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष। ये तो हो गया। अब बताइए पूना समझौता किसके बीच हुआ था? पूना समझौता किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, इस समझौते में हुआ क्या था जानते हैं? आपको मैंने कई बार बताया। और ये क्वेश्चन यहाँ पे जो पूना पैक्ट है, ये डायरेक्टली ये नहीं पूछा जाता किसके बीच हुआ था। चलिए ये एक थोड़ा सा परसेंटेज है इसके पूछे जाने, लेकिन इसका उद्देश्य मेनली पूछा जाता है। तो आपको बताते चलते हैं, जो ये पूना पैक्ट था, इस समझौते में हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र गठित करने की योजना को समाप्त करके उनके लिए सीटें आरक्षित किए जाने का प्रावधान था। तो फिर पूना पैक्ट के बाद स्थापित किए गए हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, घनश्याम दास बिरला थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के निम्न में से अध्यक्ष कौन थे? आगे देखिए फटाफट से। नेक्स्ट है, 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के निम्न में से अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिए इसका सही जवाब। फटाफट से आप लोग रिप्लाई करते रहिए, एकदम से एनर्जेटिक होकर के। हर एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन इक्वली इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम्स के लिए। ठीक है, यहां पर हमारा विकल्प सही हो जाता है, विकल्प सी, आचार्य जेबी कृपलानी। विकल्प आपका सी सही हो जाता है, आचार्य जेबी कृपलानी। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष आचार्य जेबी कृपलानी थे। और 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। ठीक है, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आचार्य जेबी कृपलानी ने ही की थी। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, शाबाश। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सरोजनी नायडू या फिर विनोबा भावे। व्यक्तिगत विकल्प आपका डी से होता है, विनोबा भावे। विनोबा भावे। तो महात्मा गांधी ने आपको बता, ये 1940 है ना, 1940 में, चलिए 1940 में ये व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था, वो भी कांग्रेस के आग्रह पर। तो विनोबा भावे जो थे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, और दूसरे में नाम आता है, पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही में विनोबा भावे का नाम आता है, दूसरे में आता है जवाहरलाल नेहरू का। दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला है, मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में हुई थी कहां पर? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में कहां पर हुई थी? बंबई, लाहौर, ढाका या फिर दिल्ली? बिल्कुल सही, फटाफट से। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, बिल्कुल विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ढाका। विकल्प सी हमारा सही होता है, ढाका में इसका सही जवाब। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। किसके नेतृत्व में हुई थी? कोई बता सकता है किसके नेतृत्व में हुई थी? किसके नेतृत्व में हुई थी? आगा खां, ढाका के नवाब और मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में, और किसके नेतृत्व में? आगा खां, हाँ, ढाका के नवाब और मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगला है, निम्न में से कौन मध्यम मार्गी नहीं था? निम्न में से कौन मध्यम मार्गी नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. ह्यूम, मदन मोहन मालवीय। आगे देखिए, निम्न में से कौन मध्यम मार्गी नहीं था? निम्न में से कौन मध्यम मार्गी नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. ह्यूम, मदन मोहन मालवीय। विकल्प कौन सा हमारा सही होगा? तिलक, बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल।
ये सभी कांग्रेस के गरम दल से संबंधित है। किससे संबंधित है? गरम दल से संबंधित है। तो मध्यम मार्गी तो हो ही नहीं सकते ना, इन्हें लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवई, एम ए अंसारी, बदरुद्दीन तैयबजी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा? अगला जवाब क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, विकल्प आपका डी से होता है बदरुद्दीन तैयबजी थे। विकल्प आपका डी से होता है बदरुद्दीन तैयबजी थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन जो कि इधर दिसंबर 1887 में हुआ था, कहाँ पर हुआ था? तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तीसरा अधिवेशन मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, लाहौर, कहाँ पर हुआ था? जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन, फटाफट से। आगे जो हमने क्वेश्चन पूछा वो बताइए जल्दी से। तो ये 1887 में जो तीसरा अधिवेशन हुआ था ये हुआ था मद्रास में। ठीक है, ये मद्रास में हुआ था और इसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी बदरुद्दीन तैयबजी ने, और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। आपको मैंने बताया था चारों धर्म कंटिन्यू, 4 धर्म के लोग बने थे। हाँ, और जो ये अंसारी जी थे कांग्रेस के 1927 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अगर हम बात करते हैं, अबुल कलाम आज़ाद, तो इन्होंने 1923 के कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन हुआ था उसमें थी। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1923 के साथ साथ 1940 के रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी इन्होंने। ठीक है, 1923 वाला ये हुआ था दिल्ली में। कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में। और ये वाला रामगढ़ 1940 का। ठीक है, अच्छा, आज़ाद पहले कांग्रेस अध्यक्ष हैं जो कांग्रेस के सर्वाधिक दिनों तक अध्यक्ष रहे। ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अगला, ध्यान से देखेंगे, सारी चीज़ समझ आ जाएंगी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद इकबाल या फिर भगत सिंह? इनकलाब जिंदाबाद का नारा विकल्प आपका सी से होता मोहम्मद इकबाल ने दिया था। विकल्प आपका सी से होता मोहम्मद इकबाल। इनकलाब जिंदाबाद का नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया था, विकल्प सी से होता। नेक्स्ट, 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस लिया, किस कारण से? 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस लिया, किस वजह से? 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस क्यों लिया था? चलिए बताइए, 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस लिया। यहां पर हमारा विकल्प सही हो जाता है, विकल्प ए, चौरी चौरा हिंसा के कारण। गांधी जी ने 1920 में खिलाफत आंदोलन के समर्थन में और अली बंधुओं को सहयोग देने के लिए असहयोग आंदोलन चलाया था। ठीक है, लेकिन 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में कांग्रेस और खिलाफत के जब संयुक्त जुलूस निकला और अंग्रेज पुलिस के मध्य संघर्ष छिड़ गया था, तो चौरी चौरा में हिंसा फैल जाने के कारण फिर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने ये अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। यहां पर ध्यान से देखिए, महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? सरोजनी नायडू, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस? विकल्प हमारा कौन सा सही होता है? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, विकल्प आपका डी से होता है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था। नेक्स्ट, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। हाँ, पूछने वाले यही थे टैगोर के लिए, लेकिन बोलेगा आसान सा है। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? अगला क्वेश्चन हमारा, एक बार सभी स्टूडेंट फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे भाई, जोरदार तरीके से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। हाँ, दिल से भी कोई काम ले लिया करिए, एकदम से मन से खुश होकर के लाइक करना है। जब तक खुश नहीं होंगे लाइक कर ही नहीं पाएंगे ना।
अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है। विकल्प डी, दादा भाई नौरोजी। विकल्प आपका डी से होता है, दादा भाई नौरोजी। तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने ये आर्थिक दोहन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इन्होंने अपनी एक पुस्तक में, इनकी एक पुस्तक है, बहुत ही जग जाहिर वाली पुस्तक है, और आपको मैंने बताया भी अभी कल की क्लास में भी या परसों में भी बताया था। तो इनकी जो बुक थी कौन सी है? पावर्टी एंड, इसको कंप्लीट करिए, बुक का नाम कंप्लीट करिए, पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें इन्होंने आर्थिक दोहन या फिर धन निष्कासन कह सकते हैं, इसके सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1857 के विद्रोह से निम्न में से कौन संबंधित नहीं था? अगला, 1857 के विद्रोह से निम्न में से कौन संबंधित नहीं था? बेगम, हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह, मौलवी अहमदुल्ला। विकल्प सी उधम सिंह। 1857 के विद्रोह के दौरान देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेतृत्व करता थे, आप सभी जानते हैं। और ये देखिए बेगम हजरत महल कहाँ पर थी? बेगम हजरत महल लखनऊ में, ये बागडोर अपनी संभाली थी। और ये कुंवर सिंह कहाँ पर थे? कुंवर सिंह बिहार में थे, ये बिहार में थे। बेगम हजरत महल ये लखनऊ में थी, हाँ। और ये कहाँ पर थे? मौलवी अहमदुल्ला ये फैजाबाद में थे ना, ये फैजाबाद में थे, ठीक है। और उधम सिंह ने ये जनरल डायर को लंदन में जाकर के गोली मारी थी 1940 में। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया? कल क्वेश्चन मैंने पूछा था, कल यही था, कुछ और था। देखिए ध्यान से देखिए, चलिए जो भी, मुझे याद नहीं। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया? विकल्प आपका यहाँ पर डी से होता है, लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड रिपन का काल स्थानीय स्वायत्त शासन के जन्म का काल माना जाता है। और आपको बताते चलते हैं, इनसे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ भी है कि लॉर्ड जो रिपन थे भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर माने जाते थे, ठीक है। और इन्हें भारत के उद्धारक की संज्ञा भी दी गई, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा। क्वेश्चन पूछा गया, भारत के उद्धारक की संज्ञा किस गवर्नर, मतलब ये दी गई थी किस गवर्नर को? तो ये था लॉर्ड रिपन, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें इनके शासनकाल में हुई थी। सबसे इम्पोर्टेंट स्थानीय बोर्ड स्वशासन की शुरुआत हुई थी, और इसके बाद ये जो प्रथम नियमित जनगणना थी 1881 इन्हीं के द्वारा थी। और प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ था 1822 में। ये हंटर कमीशन का गठन हुआ था 1882 में हंटर कमीशन का गठन हुआ था इन्हीं के समय में। इल्बर्ट विल विवाद 1884 का इन्हीं के समय में हुआ था। तो ऐसी ऐसी चीज़ें इनके समय में हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, पूना पैक्ट संबंधित था किससे? पूना पैक्ट किससे संबंधित था? पूना पैक्ट किससे संबंधित था? पूना पैक्ट किससे संबंधित था? विकल्प हमारा ए सही हो जाता है, दलित वर्ग से। विकल्प ए सही होता है, दलित वर्ग से संबंधित था। पूना पैक्ट दलित वर्ग से संबंधित था। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या था? दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर, लेकिन प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों का प्रावधान हो, जिसमें से 71 की संख्या बढ़ा करके कितनी कर दी गई थी? 147 कर दी गई थी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों की आदि देश के बारे में लिखा था? निम्नलिखित में से किसने आर्यों की आदि देश के बारे में लिखा था? शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। कौन सा विकल्प सही होगा? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? हाँ, नेटवर्क यहाँ पर सही हो जाता है विकल्प डी, बाल गंगाधर तिलक है। विकल्प आपका डी से होता है, बाल गंगाधर तिलक।
बाल गंगाधर तिलक, तो ये तिलक ने जो अपना विचार ये दिया था ना आर्यों के आदि देश के बारे में, तो अपनी पुस्तक में दिया था। इनकी पुस्तक का नाम जानते हैं कौन सा है? आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन। आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव में मानने वाले थे ये पहले विद्वान पंडित बाल गंगाधर तिलक। तो इन्होंने अपनी बुक में ये जिक्र किया था। जिक्र में कौन सी बुक थी जानते हैं? आर्कटिक, 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 एक मिनट रुक, आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन, आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन, ठीक है, ये था। चलिए, अच्छा, विवेकानंद ने क्या किया था? विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन चलाया था और शिकागो 1893 में शिकागो सम्मेलन में हिंदू धर्म की प्रधानता को मतलब सबके विश्व के सामने लाया था। सबके सामने क्या? विश्व के सामने लाया था इन्होंने। और एनी बेसेंट, एनी बेसेंट कौन थी? एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी जो कि भारत की नागरिक बन गई थी और उन्होंने 1917 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और इसी के साथ ही इनके साथ एक टैग लग जाता है कि प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी। और साथ ही साथ में तिलक के साथ मिलकर के इन्होंने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम क्या है आपको बताना है। इन्होंने, हाँ, इन्होंने एक तिलक के साथ मिलकर के आंदोलन चलाया था जिसका नाम आपको बताना है कौन सा होगा। शंकराचार्य की अगर हम बात करते हैं, शंकराचार्य ये अद्वैतवाद का प्रतिपादन इन्होंने किया था। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। होम रूल बिल्कुल सही है, होम रूल आंदोलन चलाया था इन्होंने, दोनों ने मिलकर के, तिलक के साथ एनी बेसेंट ने चलाया था मिलकर के। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था किसने? महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था किसने? तिलक ने, रानाडे ने, विपिन चंद्र पाल ने, अरविंद घोष ने। कौन सा विकल्प आपका सही होगा? हाँ, आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शाबाश, यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है। आगे देखेंगे, विकल्प आपका यहाँ पर ए सही होता है, तिलक ने, विकल्प आपका ए सही होता है। बाल गंगाधर तिलक प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जो जनता से मतलब एक तरीके से बड़ा ही घुल मिल करके रहते थे और इसीलिए इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मतलब कि उनके कांटेक्ट में रहें, अखाड़ा हुआ, लाठी क्लब और गोहत्या विरोधी समस्याएं सभाएं जो रहती थी उसको इन्होंने स्थापित किया। और साथ ही साथ में आपको बताते चलते हैं, एक जैसे ये पूछा गया ना गणपति पर्व, गणपति पर्व तो हुआ और साथ ही साथ में शिवाजी महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, गणपति त्योहार ये आरंभ किया इन्होंने। जैसे कि मतलब होता नहीं है, जनता में भी राष्ट्र सेवा की भावना जगे, अपने विचारों को प्रचार प्रसार कर सके, तो अपनी पैठ बना सके। और एक इनसे रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, इन्होंने समाचार पत्र जारी किए थे। उस समाचार पत्र का नाम आपको बताना है, समाचार पत्र का नाम बताना है। देखिए, दो समाचार पत्र इन्होंने जारी किए थे, मराठा और केसरी। अब यहाँ पर आप बताइए केसरी और मराठा किस किस भाषा के थे? मराठा किस भाषा में लिखी थी? मराठा किस भाषा का समाचार पत्र था? हाँ, आगे, मराठा बिल्कुल सही है। मराठा मराठी में नहीं था तो किस में था? इंग्लिश में। जब भी हम बताते हैं ये जरूर कहते हैं मराठा मराठी में नहीं है, इंग्लिश हो गया। और केसरी ये रहा मराठी में। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ये मराठा मराठी में नहीं है तो दूसरी मराठी में, क्योंकि ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। चलिए, और इन्हें उपनाम से भी जाना जाता है। इनको कौन से उपनाम से मतलब जाना जाता है? तिलक को किस नाम से जाना जाता है? उपनाम हम पूछ रहे हैं, तिलक का उपनाम आपको बताना है। तिलक किस उपनाम से जाने जाते हैं? तिलक किस उपनाम से जाने जाते हैं? आगे देखिए, हाँ देखिए, इनका जो उपनाम था एक था लोकमान्य, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहे जाते हैं, लोगों में बड़े प्रचलित थे। और दूसरा ना एक और माना जाता है, एक और बेताज, बेताज बादशाह,
ठीक है, बेताज बादशाह, ठीक है। अच्छा, इन्होंने पुस्तक लिखी थी और होम रूल आंदोलन चलाया था 1916 में, ये तो अभी मैंने आपको बताया था। और इनकी एक नहीं, दो पुस्तक है, एक पुस्तक मैंने अभी आपको बताया आर्किटिक होम ऑफ द आर्यन, और दूसरी पुस्तक का नाम आपको बताना है। दूसरी पुस्तक का नाम, दूसरी पुस्तक का नाम, दूसरी पुस्तक है गीता रहस्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबद्ध किया था? अंग्रेजी साप्ताहिक, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबद्ध किया था? अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, साप्ताहिक अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबद्ध किया? विकल्प ए हमारा सही होता है अरविंद घोष, ठीक है। वंदे मातरम अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाली एक साप्ताहिक पत्रिका थी। अरविंद घोष, ठीक है, ये जो ये वंदे मातरम थी ना, साप्ताहिक पत्रिका थी और ये अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। इसका संपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था, ठीक है। और क्रांतिकारी विचारधारा वाली पत्रिका थी। जब भी उस समय कोई पत्रिका या कोई समाचार पत्र जारी होता था तो वो क्रांतिकारी भावना से ही ओतप्रोत होता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा। पता है और किसी भी काम में ना नेट इतना फास्ट चलता है, इतना फास्ट चलता है मेरा यहाँ पे। निम्नांकित घटनाओं में से कौन सी घटना कालक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर आती है? अब आपको ये बताना है तीसरे स्थान पर कौन सी आती है। पहले दूसरे तीसरे चौथे में से ये पूछा जा रहा है तीसरे स्थान पर कौन सी आती है। अब तीसरे स्थान पर वही आप कर पाएंगे, हाँ तीसरे स्थान पर वही आप कर पाएंगे जब आप पहले दूसरे पर जानते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से रिप्लाई करिए, तीसरे स्थान पर कौन सी आती है? बिल्कुल सही, तीसरे स्थान पर आती है चौथा ऑप्शन, दांडी मार्च है। सर्वप्रथम भारत में गांधी जी ने बिहार में चंपारण के नील किसानों के लिए आंदोलन किया और 1917 में हुआ चंपारण आंदोलन, ठीक है। इसके बाद कौन सा होता है तीसरा नंबर पर? 1920 में असहयोग आंदोलन चला था 1920 में, ठीक है। चंपारण चला था 1917। अब भाई तीसरे नंबर पे 1930 में दांडी मार्च, राइट, हाँ। अब फिर भारत छोड़ो 1942 ना, ये तो हुआ ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, नेक्स्ट है निम्नांकित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? खिलाफत आंदोलन का परिणाम आपको बताना है। निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम, निम्नांकित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? निम्नांकित में से खिलाफत आंदोलन का, चलिए विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है खिलाफत आंदोलन। विकल्प ए हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई, हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई, विकल्प आपका यहाँ पर ए सही हो जाता है, ठीक है। चलिए खिलाफत आंदोलन का कारण अंग्रेजों का मुसलमानों से वादा खिलाफी था मेन कारण, और बहुत सारी चीजें हैं अगर खिलाफत आंदोलन की पूरी बात करते हैं। चलिए अच्छा यहाँ पर आपको बताना है खिलाफत दिवस के रूप में किस दिवस को मनाया गया? खिलाफत दिवस के रूप में 31 अगस्त, 20 अगस्त, 30 अगस्त, कोई नहीं, कौन सा सही होगा? खिलाफत दिवस के रूप में कौन सा दिवस मनाया गया था? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी गठन की थी किसने? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी गठन की थी किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह। हिंदुस्तान, यहां पर विकल्प आपका सही हो जाता है चंद्रशेखर आजाद, विकल्प आपका सी सी होता है चंद्रशेखर आजाद। आपको बताते चलते हैं
ध्यान से, ये जो काकोरी षड्यंत्र कांड हुआ था ना, इसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के अधिकांश नेताओं के गिरफ्तार हो जाने और अंग्रेजी मतलब एक तरीके से दमन चक्र से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का क्रांतिकारी संगठन के रूप में अस्तित्व मतलब आया, फिर कुछ समय के लिए समाप्त हो गया था। आया तो था, लेकिन फिर ये सारी जब प्रक्रिया होगी पूरी, जब दबाया जाता है ना किसी चीज़ को, तो वो समाप्त हो जाती है। और चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक नए दल की बैठक की गई, जो कि 9 से 10 सितंबर 1928 को हुई थी, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। और यहीं पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट ये रिपब्लिकन आर्मी का गठन हुआ था, और इसका उद्देश्य भारत में समाजवादी गणतांत्रिक राज्य की स्थापना करना था। ठीक है, इसमें बहुमत से निर्णय होता था, मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी वाली चीज़ें होती थी, सबको साथ लेकर के चला जाता था, सबकी मतलब जब समाजवादी हो गया तो फिर कुछ कहना ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? बहुत ही आसान से एकदम से, मतलब बहुत ही वैसे वाला हलवा टाइप का क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? इसका सही जवाब हो जाता है मुंबई। विकल्प आपका बी सी होता है। 100% जग जाहिर वाला क्वेश्चन है, विकल्प आपका बी सी होता है, मुंबई है। ठीक है, कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस का मतलब क्या होता है? कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ किसी को पता है? कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ आपको बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ, कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का समूह। क्या होता है? लोगों का समूह। जब कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था जानते हैं? 28 से लेकर के 31 दिसंबर 1885 को हुआ था। 1885 कहाँ पर हुआ था? मुंबई में। कहाँ पर? ग्वालियर टैंक में है जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, वहां पर हुआ था। अच्छा, प्रारंभ में इसका नाम जानते क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। क्या था? भारतीय भारतीय राष्ट्रीय संघ था। भारतीय राष्ट्रीय संघ था। ठीक है, और फिर एक किसी ने सुझाव दिया, किसी ने सुझाव में दादा भाई नौरोजी ने दिया था, इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। और बस, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बैनर्जी। और सचिव कौन थे? एवो ह्यूम थे। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, आप ध्यान से देखिए और रिप्लाई करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कल मैंने टॉपिक दिया था, तब भी आप लोगों का रिस्पॉन्स कितना स्लो, मतलब दमदार नहीं है। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? 1927, 28, 29 या फिर 31? सही जवाब क्या होगा? अगला, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? बिल्कुल सही है, विकल्प आपका यहाँ पर बी सी हो जाता है, 1928 से। विकल्प बी 1928 से। देखिए, ये भारत शासन अधिनियम 1919 में, 1919 में ना, 1919 में 10 वर्ष पर उसकी समीक्षा का प्रावधान किया गया था। लेकिन 1929 में ब्रिटेन चुनाव होने के कारण से सरकार ने 8 नवंबर 1927 को ही इसकी घोषणा कर दी। तो साइमन कमीशन में ब्रिटिश संसद के 7 सदस्य सम्मिलित हुए थे, और इनमें हाउस ऑफ मतलब हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी के थे साइमन, ये अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, तो साइमन अध्यक्ष बनाए गए थे। और साथ ही साथ में फिर उसके बाद से 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा, और उसी दिन बहुत ज़्यादा हड़ताल भी की गई थी। साइमन कमीशन के समक्ष यह काम था कि ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में पता लगाए कि सरकार कैसी चल रही, प्रतिनिधि संस्थाएं कहाँ तक काम कर रही हैं, कैसे कर रही है, शिक्षा की कहाँ तक बढ़ोतरी हुई है, ये सारे काम थे। तो 1928 और 1929 में साइमन कमीशन ने भारत का 2 बार दौरा किया, और साइमन कमीशन ने फाइनली 1930 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, प्रकाशित की थी, और तब उसमें बताया था कि कैसे कैसे पूरा मतलब शासन चल रहा है, कैसे सभाएं चल रही हैं, कैसे शिक्षा का स्तर है, तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई थी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया?
भारतीय राष्ट्रीय, अच्छा क्वेश्चन, और साथ ही साथ में आपको पूरी क्लास कैसे लग रही है जरूर बताइएगा ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया? हाँ, इसी का विरोध लाला लाजपत राय ने किया था, और सबसे मेन था इसमें कोई भारतीय नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, नहीं बतिया लो, बतियाना तो है ना, बतिया लो बतिया लो, बतियाओ। भारतीय राष्ट्रीय, फिर कहेंगे कि हमको कुछ याद ही नहीं आ रहा है, उस समय याद था अभी नहीं याद आ रहा है, बुढ़ा आ गए एकदम से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया? विकल्प यहाँ पर आपका बी से हो जाता है 1929 से, विकल्प बी। ठीक है, तो ये जो लाहौर पूर्ण स्वराज था ना, ये लाहौर अधिवेशन में था ना, लाहौर अधिवेशन था कि नहीं था, कौन सा अधिवेशन था? देखिए मिली ना 1929 में ये लाहौर कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में होना था, दिसंबर 1929 की बात है, और इसके अध्यक्ष गांधी जी चुने गए थे शुरू में, लेकिन फिर चेंज होता है इसमें, गांधी जी चुने गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी जगह जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया। किसको बना दिया? नेहरू को अध्यक्ष बना दिया। तो अध्यक्ष के मंच से नेहरू ने ही कहा था, आज हमारा बस एक ही लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। हमारे लिए स्वाधीनता के मायने हैं ब्रिटिश साम्राज्यवाद से पूर्ण स्वतंत्रता, ये था उनका। और फिर पूर्ण स्वतंत्रता की मतलब ये जो पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी 1929 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन, स्वराज पार्टी का गठन वर्ष 1923 में निम्नांकित में से किस समूह ने किया था? आगे देखिए अगला क्वेश्चन, स्वराज पार्टी का गठन वर्ष 1923 में निम्नांकित में से किस समूह ने किया था? पता कभी आपके मन में ये चीज आती है कि हमारा एक टॉपिक तो क्लियर हो, अगर मैंने स्वतंत्रता संग्राम बोल दिया तो आपको ये टारगेट आज बना करके आना चाहिए था, स्वतंत्रता संग्राम को हम 100% कवर करेंगे, 100%, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए ये टॉपिक कवर हो जाएगी। ये टॉपिक तो इतना इंटरेस्टिंग है ना, अच्छा लगने के साथ, मतलब इंपॉर्टेंट भी उतना ही है और साथ साथ में इंटरेस्टिंग भी उतना ही है। क्या कभी आपके मन में ये आता है कि अगर मैंने आज टॉपिक दिया है तो आपका 100% तैयार हो जाना चाहिए? ठीक है, सारी चीज़ आप इंजॉय करिए, हंसी मजाक सारी चीज़ चलती रहती है, लेकिन जब पढ़ाई की बात हो ना, सच में सीरियस रहना चाहिए। जब भी कभी इंपॉर्टेंट काम आप करेंगे, ज़रूरी काम करें, आपके अंदर वो जिम्मेदारी, वो मेच्योरिटी झलकनी चाहिए। बाकी आप एकदम से इमेच्योर रहिए, मस्ती करते रहिए, मजाक करते रहिए, कुछ भी करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बिना इस चीज़ के, बिना आप कुछ इस्टेब्लिश हुए, बिना स्टैंड किए आप ये हंसी मजाक की मेच्योरिटी दिखाएंगे ना, लोग आपको पागल कहेंगे, मतलब बुद्धि विवेक नहीं है, बुद्धि विवेकहीन कहेंगे। लेकिन जब आप एक जगह से मजबूत रहेंगे ना, तो फिर आप लोग जो भी करेंगे लोग उसको कहेंगे हाँ ये कितना बढ़िया, फॉलो करना शुरू करेंगे। कहने का ये मतलब है, ठीक है। एक कहावत है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, तो कुछ ऐसी चीजें। लेकिन अगर आप नहीं सामर्थ्यवान है, अगर वही एक अपर मिडिल क्लास का, अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, अगर वो लव मैरिज करते हैं तो लोग कहेंगे अरे वो तो ट्रेंड है, ऐसा है। लेकिन अगर वही एक गरीब इंसान करता है तो लोग उसके यहाँ खाना पीना छोड़ देते हैं, मतलब इंटरकास्ट लव मैरिज की बात करें, खाना पीना छोड़ देते हैं। लेकिन अपर मिडिल में अगर एक डीएम है किसी एससी से कर लेता है, कोई कोई मतलब नहीं है, अरे उसने ऐसा किया, एग्जाम्पल देते हैं लोग। सभा सोसाइटी में आप जाएंगे बस उसी का नाम लिया जाता रहता है, लेकिन यहाँ नहीं किया जाता। तो कम से इस, मतलब मैंने किसी कास्ट या कुछ ऐसी बात नहीं कि, मैंने एक एग्जाम्पल बताया है, एक हकीकत बताया है कि ये चीज़ें हैं। सामर्थ्यवान बनिए, अपने को स्टैंड करिए, मतलब मजबूत बनिए भाई, मजबूती दिखाइए। नहीं तो ना इधर ढकेले जाएंगे, उधर ढकेले जाएंगे, उधर ढकेले जाएंगे, उधर ढकेले जाएंगे, कोई महत्व है नहीं, कुछ कोई महत्व नहीं देगा। आप अपने से कितना अपने को गलत फहमी में मतलब रखेंगे कि नहीं महत्व है, महत्व है, कोई महत्व नहीं है, कोई नहीं पूछेगा। अगला, यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा था भाई पर्सन सभी होते हैं, सभी पर्सन होते हैं, मैंने बस ये कहा था। देखिए यहाँ पर एक एक पहले मैंने वो बता दिया, एससी एसटी ओबीसी की हमने बात नहीं की है, एससी एसटी ओबीसी की बात नहीं की भाई। बात हमने ये कही है कि अगर वही एक नीचे तबके का है, अगर हमने ही, हम अपना ही एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमने कोई इंटरकास्ट लड़का चुन लिया, मतलब इंटरकास्ट चुन लिया, तो फिर दूसरी बात होगी। लेकिन यहाँ पर अगर किसी ने ऐसा चुन लिया बड़े हाई पोस्ट वाला, फिर वो दूसरी बात होगी, कोई नहीं कहने जाएगा। यहाँ पर कोई पानी पीना नहीं छोड़ता, लेकिन यहाँ पर छोड़ देता, मैंने ये बात की, आप उस पर मत जाइए। मतलब कास्ट पे मत जाइए, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। हाँ मेरी बात समझने की कोशिश करिए।
ये, अरे मेरे बहुत सारे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो कि एससी वाले ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब हम लोग खुद इसका विरोध करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये इसमें मत जाइएगा, मेरी सोच बिल्कुल भी ऐसी कोई नहीं है। आगे देखिए, मेरी बात को समझना है। यही सच्चाई है समाज की, यही सच्चाई है। लोग ज्ञान खाली देते हैं। स्वराज पार्टी का गठन वर्ष 1923 में निम्नांकित में से किस समूह ने किया था? आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा विकल्प सही होगा? यहाँ पर देखिए, हाँ, पता है बहुत सारी इसमें बातें, बहुत सारी बातें हैं। लोग कहाँ तक, खाली उसमें उनको ये दिखना चाहिए कि उनका स्वार्थ कहाँ तक सिद्ध हो रहा है, तब उनका ज्ञान सब पीछे चला जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बस हमें किसी भी चीज़ से नहीं मतलब, हमें बस इतने से मतलब है, आप अपने को मजबूत बनाइए, आप जॉब लेकर के रहिए, आप अपना टारगेट देखिए, आप एक मूल्यवान इंसान बनिए, लोग आपको फॉलो करें। सीरियसली, मतलब ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए आपके अंदर। जैसे वही मैंने कहा, अगर स्वतंत्रता संग्राम था, आपने 100% क्यों नहीं देना चाहा? आपका 100% क्यों नहीं सही हो रहा है, जबकि सारे क्वेश्चन आप लोगों ने किए हैं। बात करना ये जॉली नेचर ठीक है, लेकिन पढ़ाई के टाइम 1 घंटा आप किस लिए दे रहे हैं? आप हमें 1 घंटा क्यों दे रहे हैं? 2 घंटा हमें क्यों दे रहे हैं? कुछ ना अचीव करके यहाँ से जाने के लिए, खाली यहाँ पर टाइम बिताने के लिए आ रहे हैं? नहीं ना, तो कुछ सीख के चाहिए। अब भी हम जानते हैं, आगे देखते हैं। स्वराज पार्टी का गठन वर्ष 1923 में निम्नांकित में से किस समूह ने किया था? आगे आगे बढ़ते हैं। अरे मेरी बात को समझिए, हमें पता है सारे बच्चे समझ रहे हैं। आगे देखिए, स्वराज पार्टी का गठन की अगर हम बात करते हैं, हम्म, ये आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए, विकल्प यहाँ पर आपका सी सी हो जाता है। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। स्वराज पार्टी असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस के सामने ये प्रश्न था कि 1919 के एक्ट द्वारा घोषित जो विधान परिषदों के चुनाव में भाग लिया जाए अथवा नहीं लिया जाए। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें मतलब हुई, तो फिर उसके बाद से फाइनली स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, बस इतना जानिए। हाँ, और स्वराज पार्टी के गठन में चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू महासचिव थे। तो ये था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है। अगला क्वेश्चन, अगला, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? आगे, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1921, 1929, 31 या फिर 33? हम्म, हाँ, यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है। विकल्प आपका सी सी होता है, 1931 में, विकल्प सी। और देखिए, वायसराय इरविन थे, इन्होंने सविनय अवज्ञा के कारण बंदी बनाए गए गांधी जी को 26 जून 1931 को इसलिए रिहा किया था जिससे कि मतलब एक अच्छा सा वातावरण बने और कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा ले। फिर उसके बाद से तेज बहादुर सप्रू थे, जैकर, इन सभी के प्रयत्नों से गांधी जी और इरविन के मध्य 17 फरवरी को दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई। फिर 5, शायद 5 मार्च ही था, 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत सारी शर्तें रखी गई हैं, तो अंग्रेज सरकार ने कुछ शर्तों को माना, फिर इधर से यही सब चीज़ें हुई थी। तो अंग्रेजों ने जो शर्तें मानी थी उसमें था राजनीतिक बंदियों की रिहाई करेंगे, समुद्र के किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया, नौकरी छोड़ने वालों को वापस लेना, ये सब भी था। और फिर उसके बाद से गांधी जी ने भी कुछ माना था, इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया, गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने का न्योता स्वीकार किया, बहिष्कार की नीति त्यागी और साथ ही साथ ने पुलिस जांच की मांग वापस ली। तो ये ऐसे कुछ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है। आप लोग देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अभी हम बताते हैं अगला क्वेश्चन। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस अध्यक्ष थे? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, बबीता, रिलैक्स करिए आप, अभी हम बताते हैं, अभी हम बताते हैं। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस अध्यक्ष थे महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है,
यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है, विकल्प बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1940 से लेकर के 46 तक अध्यक्ष पद पर आसीन रहे। ठीक है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे और सबसे नाजुक दौर में अध्यक्ष बने रहे थे। और भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव 1942 में इन्हीं के समय ही पारित हुआ था, 1942 में इन्हीं के समय ही पारित हुआ था। और गांधी जी ने आज़ादी को लक्ष्य बना करके भारतवासियों को करो या मरो की नीति को अपनाने का नारा भी दिया था इसी समय पे। ये सारी चीज़ें थी। करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये इसका ये क्वेश्चन पूछा गया, करो या मरो का नारा 1942 में ही था ना, तो गांधी जी के द्वारा दिया गया था, 100% है। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए। अगला है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सरोजनी नायडू, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। विकल्प यहाँ पर आपका डी सी हो जाता है, सुभाष चंद्र बोस। विकल्प आपका यहाँ पर डी सी हो जाता है, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, गांधी जी को राष्ट्रपिता का संबोधन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और आपको मैंने एक बार बताया था ना, जब आज़ाद हिंद फौज रेडियो पर बोलते हुए उन्होंने कहा था, राष्ट्रपिता का संबोधन किया था। और सुभाष चंद्र बोस ने एक आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, बस। और कोई पॉइंट नहीं याद आ रहा है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसका सुमेल सही नहीं है? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये 1885 में, ये भी सही है। 1905 में बंगाल विभाजन होता, सही है। 1909 में मिंटो सुधार, 1930 में असहयोग आंदोलन, बिल्कुल गलत है। हाँ, दिल्ली चलो, ये भी था। ठीक है, अच्छा, तो विकल्प आपका यहाँ पर डी सी होता। और बात करेंगे 1885 का, तो ग्वालियर टैंक में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में कांग्रेस का स्थापना अधिवेशन हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? WC बैनर्जी ने की थी। और 1905 में करजन ने बंगाल की राजनीतिक गतिविधियों को कमजोर करने के उद्देश्य से बंगाल का विभाजन किया था। ठीक है, और ये विभाजन 1911 में स्थगित भी कर दिया गया था। 1909 की बात करते हैं, मार्ले मिंटो सुधार नाम से भारतीय परिषदीय अधिनियम पारित हुआ था। मार्ले जो था भारत का सचिव था, और इसी सुधारों में भारत में सांप्रदायिकता के बीज भी बोए थे। और 1930 की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने छेड़ा था 1930 में, और जो गांधी इरविन समझौते के द्वारा स्थगित किया गया था, आपको मैंने अभी इससे पहले के क्वेश्चन में बताया। और साथ ही साथ में 1900 ये जो असहयोग आंदोलन है 1920 में भी गांधी जी के द्वारा ही छेड़ा गया था, और जिसमें बस ये असहयोग आंदोलन था। ठीक है, 1920। तो इसलिए यहाँ पर आपका ये सही, मतलब 1920 असहयोग, ये विकल्प डी आपका गलत होता है। और जो कुछ भी सही था डिटेल में मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए यहाँ पर करेंगे एक मिनट, रिवीजन करते हैं। चलिए, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। और डेली 10 बजे आपकी क्लास होती है, डेली 10 बजे क्लास होती है, आप लोग टाइम से आ जाया करिए। और हाँ, कल थोड़ा सा स्टैटिक जीके कवर कराएंगे। स्टैटिक जीके थोड़ा सा फास्ट तरीके से चलेंगे। स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। बंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? अगला हमारा क्वेश्चन है, बंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? विकल्प यहाँ पर आपका देखिए, 100% आप सही करने की कोशिश करिए। बंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? विकल्प यहाँ पर कौन सा सही होगा? विकल्प बी 7 अगस्त 1905 को। कब हुआ? 7 अगस्त 1905। अगला, भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है। भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है। आप लोगों की रिप्लाई नहीं आ रही है। विकल्प डी, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए। विकल्प आपका यहाँ पर डी सी होता है, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए। भारतीय इतिहास में तिथि, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? विकल्प सी,
खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी किसने? खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? विकल्प सी CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, कथन है नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ होगा भाई, किसने व्यक्त किया था? नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ है, ये किसने व्यक्त किया था? विकल्प आपका बी सी होता, मौलाना आजाद ने। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाएं, इनका कालानुसार क्रम आपको बताना है। चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये चार विकल्प आप सभी के सामने हैं। चारों में से आप ध्यान से देखेंगे, मिलाएंगे तो 1, 2, 4 और 3 आपको मैंने बताया। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा 1917 में शुरू किया गया, असहयोग आंदोलन 1920 में, भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 में, और दांडी मार्च 1930 में। तो क्रम से लगाएंगे तो आपका 1, 2, 4 और 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला है 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग आरंभ किए गए? तिलक और एनी बेसेंट। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है? अहिंसा का अर्थ सत्य की प्राप्ति का रास्ता है। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? विकल्प आपका सी से होता, माउंटबेटन योजना है। विकल्प सी माउंटबेटन योजना। निम्नलिखित को सही तिथिवार क्रम में नीचे दिए गए कोड में से चुनना है। ये रॉलेट एक्ट है, ये रॉलेट एक्ट, साइमन कमीशन, होम रूल आंदोलन, गांधी वृंद समझौता। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प आपका सही होगा? वैसे सही हो जाता है विकल्प आपका डी, CABD। विकल्प आपका डी सी होता है। रॉलेट एक्ट 1919, ठीक है, रॉलेट एक्ट 1919, साइमन कमीशन 1928, होम रूल आंदोलन, होम रूल 1916, गांधी इरविन समझौता 1931। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मार डाला? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए विकल्प आपका सी सी होता, ऊधम सिंह। अगला क्वेश्चन, 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे? पूना पैक्ट, चलिए विकल्प यहाँ पर बी सी होता है, घनश्याम दास बिरला थे। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के निम्न में से अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर विकल्प आपका सही होता है कौन सा? विकल्प सी, आचार्य JB कृपलानी थे। विकल्प सी सी होता है, आचार्य JB कृपलानी। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? प्रथम विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू। मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में, मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में हुई थी कहां पर? सी, ढाका में हुई थी। आगा खान, ढाका के नवाब और मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आगे, निम्न में से कौन मध्य मार्गी नहीं था? पूछा जा रहा है कि कौन सा मध्य मार्गी नहीं था। मध्य मार्गी कौन नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले, गंगाधर तिलक, ह्यूम मालवीय। तो ये विकल्प आपका बी से होता, बाल गंगाधर तिलक है। विकल्प बी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस के गरम दल से संबंधित थे, लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। विकल्प आपका डी से होता है, बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, 1887 के मद्रास में अधिवेशन अध्यक्षता की थी इन्होंने, तीसरा अधिवेशन। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया था। और ये लोग यही इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए अदालत में प्रवेश करते थे। कौन कौन? भगत सिंह और उनके साथी। नेक्स्ट, 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस लिया। 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस लिया, किस वजह से? 1922 में विकल्प आपका यहाँ पर ए से होता है, चौरी चौरा हिंसा के कारण। विकल्प आपका यहाँ पर ए से होता है, चौरी चौरा हिंसा के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला,
महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? विकल्प डी से होता सुभाष चंद्र बोस। अगला, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाता है ये दादा भाई नौरोजी। विकल्प आपका डी सी होता है। इनकी पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें धन निष्कासन और आर्थिक दोहन का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया। 1857 के विद्रोह से निम्न में से कौन संबंधित नहीं था? तो विकल्प आपका सी से होता उधम सिंह। बेगम हजरत महल लखनऊ, कुंवर सिंह बिहार, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया? इसका सही जवाब हो जाता है विकल्प डी लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने ही प्रथम नियमित जनगणना स्टार्ट की थी 1881 में। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम भी पारित किया और 1882 में हंटर कमीशन का गठन हुआ शिक्षा से संबंधित, और एल्बर्ट विल विवाद 1884 इन्हीं के शासनकाल में। ये सभी इनकी कुछ प्रमुख घटनाएं रही हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसने स्थानीय बोर्ड स्वशासन की शुरुआत की थी, तभी इन्हें देखिए स्थानीय स्वायत्त शासन को प्रोत्साहित करने के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, ये रहा, पूना पैक्ट संबंधित था किससे? पूना पैक्ट किससे संबंधित था? पूना पैक्ट ये दलित वर्ग से संबंधित था। विकल्प आपका ए सही हो जाता है। इसमें मेनली दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिए गए, लेकिन प्रांतीय जो विधानमंडल थे इनमें दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ा करके 147 कर दी गई थी। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? आर्यों के आदि देश के बारे में किसने लिखा था? आर्यों के आदि देश के बारे में किसने लिखा था? विकल्प आपका डी से होता, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको बताए थे। इनकी पुस्तक थी आर्किटिक होम ऑफ द आर्यन और गीता रहस्य। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्रेय गणेश किया था किसने? महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्रेय गणेश किया था बाल गंगाधर तिलक ने। विकल्प आपका ऐसे ही होता है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य और बेताज बादशाह के नाम से भी जाना जाता है, और 1916 में इन्होंने होम रूल आंदोलन चलाया। आर्किटिक होम ऑफ द आर्यन और गीता रहस्य इनकी दो प्रमुख पुस्तकें हैं, और साथ ही साथ में इनके दो समाचार पत्र थे। दो समाचार पत्र में मराठा है और केसरी है। मराठा मराठी में ना हो करके इंग्लिश में, और केसरी मराठी में है। आगे बढ़ेंगे, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबद्ध किया? अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम। विकल्प ए अरविंद घोष। ठीक, अगला, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना कालक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर आती है? विकल्प डी दांडी मार्च है। ठीक है, चंपारण आंदोलन 1917, असहयोग आंदोलन 1920, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, दांडी मार्च 1930। निम्नांकित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? निम्नांकित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम, हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी गठन की थी किसने? विकल्प सी चंद्रशेखर आजाद ने। विकल्प सी से होता है चंद्रशेखर आजाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में। विकल्प आपका बी से होता है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। प्रारंभ में नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, फिर उसके बाद से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुआ दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। आगे, और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बैनर्जी, और सचिव कौन थे? ए ओ ह्यूम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला ये रहा, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? इसका सही जवाब हो जाता है विकल्प आपका बी 1928 में। कब आया था? 1928 में आया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया? विकल्प बी से होता 1929 में। स्वराज पार्टी का गठन वर्ष 1923 में निम्नांकित में से किस समूह ने किया था? स्वराज पार्टी का गठन वर्ष 1923 में निम्नांकित में से किस समूह ने किया था?
विकल्प सी, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, तो सी आर दास, चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू महासचिव थे। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? विकल्प सी, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? राष्ट्रपिता किसने कहा था? सबसे पहले राष्ट्रपिता, विकल्प आपका डी से होता, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? तो विकल्प आपका डी से हो जाता है 1930 में असहयोग आंदोलन। बाकी ये भी सही, ये भी सही, ये सही है। असहयोग आंदोलन 1920 था और 1930 में क्या था? सविनय अवज्ञा था। ठीक है, इसी के साथ ही आज की क्लास कंप्लीट होती है। चलेंगे आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, आज का सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? पहला क्वेश्चन। दूसरा, नौरोजी की पुस्तक का नाम आपको बताना है। तीसरा, तिलक के 2 जो समाचार पत्र थे उनका नाम और किस किस भाषा में थे। चौथा क्वेश्चन, पूना पैक्ट के बारे में बताइए। पांचवा क्वेश्चन, स्थानीय स्वायत्त शासन को प्रोत्साहित किसने किया था? स्थानीय स्वायत्त शासन को प्रोत्साहित किसने किया था? ये सारे क्वेश्चन। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, मतलब 5 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। पांचों की रिप्लाई आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देनी है और साथ ही साथ में ये वाली जो एनर्जी आपकी रहती है ना, वो वाली एनर्जी कल नहीं चाहिए। तो ये पूरी और एनर्जी के साथ आइए। हाँ, देखिए, जब भी कोई भी चीज़ आप करते हैं, लेकिन अगर वही चीज़ आप जोश के साथ करें, थोड़ा सा आप में जुनून रहे, थोड़ी सी एनर्जी रहे ना, तो उसका रिजल्ट कंपैरिजन टू अदर डेज के या फिर और भी उसके, तो 100% वो बेटर होता है। ठीक, जैसा फैसला करो। कहाँ का फैसला? मैम हम कमज़ोर हैं आजकल। कैसे, खाने में कि रिप्लाई करने में? मैम मुझे लड़का नहीं पसंद आ रहा। अच्छा, 1 मिनट, बबीता की बात सुन लेते भाई। मेन पॉइंट ये है। अच्छा ये बताइए, चलिए ठीक है, चलिए 2 चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, पता है, वैसे बहुत सारी चीज़ें। जैसे मतलब ये देखिए, पर्सनल क्वेश्चन है भाई। लड़का आपको फीचर वाइज नहीं पसंद है, कलर नहीं पसंद है, ये नहीं पसंद है, या फिर उसका नेचर नहीं पसंद है? क्या नहीं पसंद है? या फिर देखने में नहीं पसंद है? हाँ सर, वो शादी में सब बहुत बिजी थे ना। हाँ, बहुत खास मतलब शादी थी, सब पूरे घर भर वहीं पर थे, बस हमें छोड़ करके। जॉब चाहिए ना, वैकेंसी आएगी। 1 मिनट ऐसे, देखिए पता है, हम आपको पहली चीज़ बताते हैं। देखिए क्या चीज़ होता है जब आप टाइम के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। देखिए एक चीज़ और है, अब मेरी पर्सनल अगर चॉइस की बात की जाए, मतलब एक होता है ना कि आपको लड़का नहीं पसंद होना खाली उसके फीचर, उसके फिजिक पे, तो ये कहना ये हो जाता है ना कि तुरंत आप एकदम से इग्नोर कर दें। ये चीज़ 100% सही नहीं, 100% सही नहीं। वाइसी वर्सा है, सेम लड़कियों के लिए भी होता है
कभी कभी ना बहुत अच्छी पर्सनालिटी वाले आपको बिल्कुल केयर नहीं करते, आप टाइम के साथ आपको ना एक वही चीज़ हो जाती, केयर और कंसर्न, और साथ ही साथ में रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो एक होता है ना कि बड़ी चीज़ें लोग कहते हैं कि वो रिस्पेक्ट नहीं करता, हमारी केयर नहीं करता, इक्वालिटी नहीं, ये नहीं वो नहीं, इसमें ये खूबसूरती ये वाली चीज़ें नहीं आती हैं। कहने का मतलब एक बार ज़रूर टाइम दीजिए, अगर घर वालों ने पसंद किया है, फाइनल किया है, हम ये नहीं कहते ऐसे कंजर्वेटिव माइंड वाली बात नहीं करते, लेकिन एक बार टाइम जरूर देना चाहिए। तो बबीता हम यही कहेंगे, एक बार टाइम जरूर दीजिए। टाइम देने का मतलब एक बार उसे देखिए सीरियसली, उससे मिलिए, फिर भी अगर ना समझ आए तो फिर आप आगे स्टेप उठाइए। और दूसरी चीज़ है, अगर वो एक चीज़ हम कहेंगे प्रैक्टिकल वाली बात कहेंगे, अगर वो सेटल है ये सारी चीज़ें, आपके पास जॉब नहीं है, घर वाले कुछ सोच के कर रहे हैं, तो हाँ, डोंट जज जज अ बुक बाय इट्स कवर। ये लविंग वॉबिंग ना समझ में नहीं आता है, लविंग वॉबिंग ना 1 महीने 2 दिन में करने से वो समझ, वो चीज़ें से परमानेंटली होती नहीं, वो तो साथ रहने के बाद समझ आती हैं। हम बस कुछ एक बेसिक चीज़ें हैं, पता नहीं। विभा विभा की बात ना मतलब मेरे को बड़ी पसंद आई। वाह एकदम से, मतलब मेरा सच में बड़ी अच्छी लगी। बहुत अच्छी लगी है। हाँ, नहीं शादी की बात नहीं चल रही है। पता है सीरियसली, मतलब हद स्थिति मची है। एक चीज तो और है, लड़कों की जॉब देखी जा रही है, चलिए वो तो एक परंपरा शुरू से चली आ रही है। आजकल वही लड़की लोग पसंद कर रहे हैं, वही लड़की लोग पसंद कर रहे हैं जिसके पास जॉब है भाई, जिसके पास जॉब है सब खप जा रही, ऐसी कंडीशन है। हाँ लेकिन जो एक ना, अरे भगवान, और लेकिन उसके बाद अगर आप जॉब भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें आपकी परफेक्ट भी है, सब कुछ है, फिर भी लड़कों का टशन, अरे बाप रे, जो आसमान पे चढ़ा हुआ लड़के हैं, लड़के वाले, और पता उनके पास भी जॉब ही है, जॉब के अलावा कुछ नहीं है। जॉब आपकी भी है, जॉब उनकी भी, मतलब जो कंडीशन, अब लोग कहते हैं ना पढ़ लिख करके, भाई कंडीशन और ही खराब है, और भी खराब होती जा रही है, और भी खराब होती जा रही है। नहीं, आज शादी वाला टॉपिक नहीं है, लेकिन एक बच्ची परेशान है बहुत ज़्यादा। हाँ, आस्था कहने की बात है, इसका कमेंट है, गुरु माँ मुझे तो लड़का चाहे नल्ला ही रहे बट वो देखने में हैंडसम होना चाहिए। अरे कुछ नहीं, घूम रहे हैं सड़क पे, वो ना हैंडसम वाले सब घूम रहे हैं सड़क पे, घूम रहे हैं एकदम से बाल रंगा रंगा करके, चश्मा लगा करके, रात में भी धूप वाला चश्मा, जाओ देखो। नहीं कर पाओगी, नहीं नहीं नहीं, ये तो एक सिरे से खारिज, एक सिरे से खारिज है। बता तो रहे हैं घूम रहे हैं सब, जाओ करो। मेरा बहुत सारे लोग हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो ये ऐसी ही कुछ बातें हैं। चश्मा नहीं भाई, चश्मा की बात का मतलब ये थोड़ी ना कि अतुल का ही है। नहीं नहीं नहीं, नहीं मैंने, अरे भगवान, लेकिन ये बात और अच्छी, ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी।
कुछ नहीं भाई, बहुत सारी चीजें, एक चीज हम कहेंगे, जो जिसको समझ आए, जो जिसको सही लगे उसमें सेट हो जाइए बस। शादी पहले हो, जॉब के बाद हो। देखिए, जॉब रहेगी तो आपके पास चॉइस रहेगी। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए, यही हम कहते हैं, अगर आपके पास जॉब है, अगर आपके पास जॉब है तो आपके पास चॉइस है। लेकिन गारंटी इस बात की इसमें भी नहीं कि आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। ठीक है, अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपके पास चॉइस नहीं है, उसमें भी गारंटी नहीं कि लाइफ अच्छी ही हो। तो दोनों, ये कंडीशन दोनों में है, लेकिन आपके पास चॉइस यहाँ पर रहेगी। और ऐसे ही लाइफ के हर एक डिसीजन में आपके पास चॉइस रहेगी। जब आपके पास जॉब होगी, आप अपने आप से निर्णय ले सकेंगे। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। बाकी जिसके पास, जिस लड़की के पास जॉब नहीं है, वो भी एक अच्छी, मतलब हमको लगता है बेटर लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा जिम्मेदारी, ज़्यादा जिम्मेदारी क्या, जिम्मेदारी का आभास तो होता है, लेकिन जो जॉब वाली होती है वो और ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ, वो तुरंत वो कम अपना हिसाब भी लगाना, कम खर्चे करना, ये हो। लेकिन जो जॉब नहीं कर रही होती, कम से कम हस्बैंड के पैसे पे एंजॉय बहुत ज़्यादा कर रही होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, अपने अपने व्यू हैं, अपने अपने पॉइंट हैं। तो जो जिसको जहाँ सही लगे वो कर लेना चाहिए। अगर लग रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, कलर नहीं अच्छा, ये नहीं अच्छा, तो मत करिए। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि बड़ा गोरा चिट्टा है तो बड़ी केयर ऐसे करेगा, नहीं। लेकिन ये भी गारंटी नहीं कि लोग कहते हैं ना, अगर अच्छा नहीं रहेगा तो केयर करेगा, ऐसा करेगा, नहीं। कौन सी गारंटी, अगर अच्छा भी ना हो तब भी ना केयर करे, तब तो हम कहीं किनारे दोनों चीज़ होती है ना। तो भाई बड़ा ये एकदम से इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लोग कहते हैं अरे ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, ये चीज़ें आसान, अभी जॉब पा जाएंगे सब, उसके बाद आसान हो जाए, नहीं। मेन चीज़ तो शादी वाला है। जब आप शादी करने लगे, मन करेगा ना भाग जाए। भाग जाने का मतलब, अरे इसको भी कैंसिल कर दो, नहीं नहीं, करने का ही मन नहीं, करने का मन नहीं है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अरे वो रील है, रील में कुछ भी दिख जाता है। तो रील कर रहे थे ना, तो उसमें मेरे को ये इंगेज्ड बताया, कुछ नहीं है। नहीं, ये नहीं हमने कहा कि फेयर बॉय ऐसे होते हैं, नहीं। कौन से जरूरी है क्या? अरे ये सब एकदम से गलत वाले कॉन्सेप्ट हैं। चलिए। अरे बबीता, वो आस्था की बातें वो प्रैक्टिकल वाली नहीं है, वो पागल लड़की है, वो अभी इमेच्योर है बहुत ज़्यादा। मतलब कोई रोज अगर वो खिला रहा है, बर्गर खिला रहा है, तो वही बेटर है। और हम तो कह रहे हैं तो बहुत ही बकवास लड़का होगा, रोज जो रोज ले जा करके बर्गर ही खिलाता रहेगा, बर्गर ही खिलाता रहेगा। उसको जंक फूड खिला खिला के उसको बीमारी ना लगवा देगा। कम से कम मिच्योर है, उसको 2 बार समझा करके एक एक दिन गैप करके खिलाए तो वो बेटर है ना। ठीक है। परेशान नहीं होना है एकदम से, सोचना समझना चाहिए। शायद कभी कभी ना टाइम तो अच्छा लग जाएगा, और नहीं ज़्यादा फिर भी ना पसंद आ रहा तो फिर नहीं करना चाहिए, ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। चलिए। नहीं मैं चलिए, परेशान मत होइए एकदम से, धीरे धीरे टाइम, चीज़ें सही हो जाती हैं। एक टाइम होता है जब चीज़ें सेटल हो जाती है, अपने आप हो जाती हैं। मेरा भी नहीं मन करता, मेरा मेरा भी नहीं मन करता है। एकदम से 0%, मेरा मन ही नहीं करता। कूट कूट के ना मोटाइया पिचका देगा। चलिए, मिलते हैं ना फिर। हाँ। हाँ, फैमिली वालों की मानने के बाद ना एक चीज़ और होती है। जब आप फैमिली वालों की मानते हैं ना, तो ज़्यादातर चांसेस रहते हैं आप सुकून से लाइफ बीतती है, अच्छी बीतती है, उन्हें एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है। ये चीज़ हम ज़रूर बोलेंगे, ये बात 100% सच है। हाँ, 100% सच है। और अगर कोई पसंद भी रहे, तो अगर फैमिली के थ्रू आप चलते हैं ना, चीज़ें बड़ी स्मूथली चलती हैं। तो वो चीज़ होती है। तब प्यार और बढ़ता है। चलिए। बहुत बकवास लगेंगे। चलिए। मेरे
कैसा चाहिए? हम्म, चाहिए कैसा, मिलेगा कैसा, दोनों में बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर। कुछ नहीं मिले मिलेगा, एक तो काम करना है, शादी वादी करके निपटा के खत्म करना है, ऐसे ही ऐसी फीलिंग आ रही है। क्लास हो रही है भाई। चलिए मिलते हैं फिर, कल मिलते हैं, आप लोग परेशान मत होइए। सब चीज़ें टाइम पर होने लग जाती हैं। या फिर सिंपली अगर ना चीज़ें, देखो बबीता, अगर चीज़ें नहीं समझ आ रही, बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही, एक होता है ना बातें समझाने के बाद भी अगर वो चीज़ समझ नहीं आ रही है तो डायरेक्टली ना बोल दो। लेकिन ना बोलने से पहले एक चीज़ ज़रूर सोचना, फ्यूचर में ज़रूरी नहीं कुछ चीज़ें वो भी आसानी से मिल जाएं। पता है, देखो एक चीज़ ये है ना, देखो सबकी केस अलग है। जॉब हाथ में है नहीं, कोई नहीं पूछेगा, कंडीशन ये है, जॉब हाथ में नहीं, कोई नहीं पूछेगा। जो पूछेगा अगर थोड़ा सा अच्छा भी होगा, जॉब साथ में होगी, बहुत ज़्यादा एक दहेज की डिमांड होगी, ये फैक्ट बता रहे हैं भाई, फैक्ट बता रहे हैं। तो घर वालों के पास उतनी क्षमता ना हो, तो उस हिसाब से अपनी कैपेसिटी को देख करके, अपने सिचुएशन को देख करके उन्होंने शादी तय की हो। सब कुछ अच्छा मिल रहा होगा, लड़का थोड़ा सा कलर नहीं अच्छा होगा, तो ये चीज़ होगी, तो थोड़ा सा घर की परिस्थिति हल्का सा देख लेना। और साथ ही साथ में, क्योंकि सारी चीज़ें तो हमें पता नहीं है, और बाकी अगर एडजस्ट करने लायक इसके बाद है, एडजस्ट कर लेना। नहीं है, नहीं फिर भी मन हो रहा तो मना कर देना, जहाँ लक होगा खींच करके वहीं ले जाएगा। और बस ये चीज़ होती है। अगर जॉब होता ना तो हमें पता है, अगर आपके पास जॉब होती, आपके पास पता है कितने ऑप्शंस होते, कोई लड़का आपको रिजेक्ट नहीं करता, सीरियसली हम बता रहे हैं, कोई लड़का रिजेक्ट नहीं करता, ये लिख के रख लो। ऑप्शन की कभी कमी नहीं रहती, बहुत बड़े बड़े रिश्ते आपके पास होते। मेला आइसक्रीम गोरा नहीं करता है, वो स्किन नोच के खत्म करके लाल कर देता है चेहरा। मैंने हमें अब्दुल कलाम जी की एकादश पर चलने की ठानी, गवर्नमेंट जॉब तो कंपलसरी ही लेना है इस प्रोमिस डे पर, स्पेशली बाकी एकादश की गवर्नमेंट जॉब के बाद नो मैरिज, बस बिल्कुल खत्म। अरे नहीं 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 भाई, ऐसा नहीं है कि इतना ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। एक आदर्श आदर्श बनाइए, लेकिन ऐसा आदर्श बनाइए जिससे कि लाइफ थोड़ी सी आसान लगे, वो भीष्म वाला मत बनिए। हाँ चलिए, ये सब अगर परेशान कर रही है तो इसको पीटेंगे भी। चलिए मिलते हैं ना फिर। अरे अरे अरे, इंस्टा पे भगवान, मैंने फिल्टर लगाया आज, मेरे को पता नहीं था इतना वाइट हो गए, मतलब हम, मेरी आंखें नहीं दिख रही, मेरे होठ नहीं दिख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि हो क्या रहा है। इंस्टा का फिल्टर वो पूरा मुंह चेंज कर देता है, वैसे वैसे रहती नहीं कोई, सीरियसली मैं बता रही हूँ, जितना वाइट वाइट सा आज दिखा ना, उतने हम वाइट है नहीं। हाँ, इतना कुछ, इतना क्लीन फेस भी नहीं है, इतना वाइट सा दिखा हमने भाई। फिल्टर उस पे लड़कियों पे भरोसा नहीं करना है। चलिए, अरे राम, उसमें तो ना मेरे ओंठ दिख रहे हैं, लेकिन हम कुछ करना भी नहीं आया, फिर उसके बाद से हम हटा भी नहीं सकते थे, मैंने कहा ठीक है जाओ। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर। भाई जब डीएफओ दर होगा देखना है तो फिर कलर कौन देखेगा, लेकिन किसी किसी को डीएफओ दरोगा नहीं देखना होता है। तो बस ये चीज़ें हैं। आप लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ किस चीज़ के लिए करते हैं? आप लड़के पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, या फिर आप बैकग्राउंड पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं? बैकग्राउंड पे करेंगे तो ये नहीं मिलेगा, इस पे करेंगे तो वो नहीं मिलेगा, दोनों में से एक ही चीज़ मिलनी है आपको, ये लिख के रख लीजिए, दोनों नहीं मिलेगा। जहाँ पे दोनों नहीं मिलेगा फिर आपकी वैल्यू नहीं होगी। तो यही चीज़ें हैं भाई, एकदम से फैक्ट। ये लाइन जो लास्ट की है ना, ये तगड़ी लाइन मैंने बोली। चलिए मिलते हैं फिर इसी के साथ ही कल, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे।